बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हम असेसमेंट, एवल्यूएशन और एग्जामिनेशन पे बात करेंगे कि ये है क्या, इनके बीच में ताल्लुक़ क्या है और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि टीचर हजरात असेसमेंट का लफ्ज़ एवल्यूएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या एवल्यूएशन का लफ्ज़ असेसमेंट के लिए, या असेसमेंट का डेटा एवल्यूएशन के लिए गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं, या एवल्यूएशन वो कर रहे होते हैं लेकिन कहते हैं हम असेसमेंट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। सो आज के इस सेशन में मेरी कोशिश होगी कि आसान और आम फहम मिसालों के ज़रिए आप लोगों को पहले ये समझा दूँ कि असेसमेंट क्या है, एवल्यूएशन क्या है और एग्जामिनेशन क्या है, और बाद में इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए वो समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है असेसमेंट का, तो असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस ऑन पार्ट ऑफ अ टीचर और अ स्टूडेंट। यानी अगर आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कमज़ोरियों, कोताहियों या अच्छी बातों को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए जो प्रोसेस आप अपनाते हैं तो उसको कहा जाता है असेसमेंट। एज फॉर इवैल्यूएशन इज कंसर्न, इवैल्यूएशन वो प्रोसेस है जहां पर आप किसी खास क्राइटेरिया के अगेंस्ट किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को देखते हैं या किसी टीचर के परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो इसको कहते हैं इवैल्यूएशन। वर्ड्स, चाहे असेसमेंट हो, चाहे इवैल्यूएशन हो, चाहे एग्जामिनेशन हो, इन तीनों के पर्पसेस या मकासद मुख्तलिफ होते हैं जबकि प्रोसेस सबके सेम होते हैं। यानी असेसमेंट के लिए भी हम टेस्ट वगैरह लेते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट भी ले सकते हैं, कुछ फेस टू फेस डिस्कशन वगैरह भी हो सकती है, या कोई प्रेजेंटेशन वगैरह भी हो सकती है। इसी तरह से अगर इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो भी पेपर पेंसिल के ज़रिए ली जाती है, उसके लिए भी फेस टू फेस डिस्कशन होती है। इस तरह एग्जामिनेशन के लिए भी फेस टू फेस डिस्कशन भी हो सकती है और रिटन टेस्ट वगैरह भी हो सकता है। मतलब ये कि जो टूल इस्तेमाल होंगे असेसमेंट के लिए, इवैल्यूएशन के लिए या एग्जामिनेशन के लिए, तो वो सेम ही होते हैं। फ़र्क पर्पस में है, यानी प्रोसेस जो है सबका सेम रहेगा, लेकिन पर्पस आपको बताएगा कि आया ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं तो ये असेसमेंट है कि इवैल्यूएशन है। मिसाल के तौर पर अगर आप बच्चों से टेस्ट लेते हैं और इसका मेन मकसद ये होता है कि मैं ये देख लूँ कि बच्चों में कौन कौन से एरियाज़ के अंदर कुछ कमज़ोरियाँ हैं, कुछ कोताहियाँ हैं, तो अब इस टेस्ट का मकसद आपका ये है कि कमज़ोरियाँ या कोताहियों को आइडेंटिफाई करना। सो इट विल बी कॉल्ड असेसमेंट। लेकिन अगर आपने बच्चे से एक टेस्ट ले लिया और उसके लेट से 68, 67 मार्क्स आ गए, हफ्ते बाद आपने एक और टेस्ट ले लिया और आपने देखा कि बच्चे के मार्क्स जो है वो 70 तक चले गए हैं। अब आप कंपेयर करते हो इस पुराने रिजल्ट को इस नए रिजल्ट के साथ और आप कहते हो कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रही है। यू आर नॉट डूइंग द असेसमेंट प्रोसेस ओवर हियर, यू आर डूइंग इवैल्यूएशन। क्योंकि इवैल्यूएशन में हम किसी पुराने परफॉर्मेंस के अगेंस्ट या किसी क्राइटेरिया या किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट बच्चे की परफॉर्मेंस को देखते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन में मोस्टली हम कंपैरिजन करते हैं पिछली परफॉर्मेंसेस के साथ उस बच्चे का नंबर 1, या किसी दूसरे बच्चे के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं, या किसी से स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया के अगेंस्ट उस बच्चे की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड इवैल्यूएशन। सो असेसमेंट के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं वीक एरियाज को जिनको इम्प्रूव करने के लिए फिर प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, जबकि इवैल्यूएशन में हम जजमेंट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वेदर देयर इज एनी इम्प्रूवमेंट in a child or not, whether he has gone forward or backward, whether the marks have increased or decreased, whether his performance has increased or decreased. As far examination is concerned, examination में वही टेस्ट भी हो सकते हैं, इंटरव्यू भी हो सकते हैं, फेस टू फेस डिस्कशन भी हो सकते हैं, और उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि whether this child is capable to be promoted to the next class or not. सो जो ग्रेडिंग के लिए यानी किसी ग्रेड से दूसरे ग्रेड में मुंतकिल करना, उस सेंस में ग्रेडिंग का जिक्र भी कर रहा हूं, तो इसको कहेंगे एग्जामिनेशन। और मिसाल से ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर ट्रेनिंग सेशन में हम कहते हैं हम ये प्री टेस्ट है और ये पोस्ट टेस्ट है। सो वेदर दीज प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट आर असेसमेंट और इवैल्यूएशन, कभी आपने इस एस्पेक्ट से देखा? नहीं देखा। चलिए आज बता देते हैं। जो प्री टेस्ट हम लेते हैं वहां पर देखते हैं कि एक ट्रेनी टीचर की परफॉर्मेंस जो है
इस स्टेज पर इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट या इतने मार्क्स में से वो कितने मार्क्स ले रहा है, तो हम उनकी मार्किंग कर लेते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं और आखिर में जाकर पोस्ट टेस्ट ले लेते हैं कि अब देखते हैं कि प्री टेस्ट के अगेंस्ट इसकी पोस्ट टेस्ट की परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है कि नहीं। सो अगर आप पिछली वाली अपनी मेरी जो डिफिनीशन जो डिस्कशन जिस पे हुई है उसको देख लें तो इट्स एन इवैल्यूएशन प्रोसेस। क्यों कर इवैल्यूएशन प्रोसेस? क्योंकि पहले वाले में के रिजल्ट को हम बाद वाले रिजल्ट के साथ वो टैली कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि वेदर देयर इज एनी इंप्रूवमेंट और नॉट। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, जिसको टीने भी कहते हैं। वो ट्रेनिंग से बहुत अरसा पहले की जाती है, जहां पर टीचर्स की वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने के बाद उनके इंप्रूवमेंट के लिए प्लानिंग की जाती है। सो ओवर देयर वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द वीक एरियाज ऑफ द टीचर्स थ्रू ट्रेनिंग। सो वो दैट प्रोसेस दैट टीन जिसको नीड असेसमेंट भी कहते हैं, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट भी कहते हैं, दैट इज द असेसमेंट। लेकिन जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट है, दे आर नॉट कॉल्ड द असेसमेंट बट दे आर part of the evaluation. Mainly there are three types of assessments. एक को diagnostic assessment कहते हैं, एक को formative assessment कहते हैं और एक को summative. कोई भी क्लास शुरू करने से पहले बच्चों से जो हम सवालात करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि इन बच्चों का इस टॉपिक के से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी नॉलेज इन लोग बच्चों के पास है, तो इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो है कि कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो बीच बीच में हम एक चेक रखते हैं, इसको एक कुछ सवालात करते हैं ताकि ये पता चल जाए कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। समेटिव असेसमेंट यूजुअली एट द एंड ऑफ अ लेसन और एट द एंड ऑफ टर्म की जाती है, जहां पर हमें पता चल जाए कि जो भी अगेंस्ट द SLO जो लर्निंग आउटकम था उसके अगेंस्ट जो है हमारी परफॉर्मेंस कितनी है और कितनी कोताहियां हमसे हो गई हैं इस प्रोसेस में। सो मेन पर्पस इस तीनों के मुख्तलिफ हैं। एक जो डायग्नोस्टिक है वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है कि बच्चों को कितना आता है, और फॉर्मेटिव ये है कि वेदर प्रोसेस इज गोइंग ऑन राइटली और नॉट, और जो समेटिव असेसमेंट है वहाँ पर इन प्रोडक्ट को देखा जाता है कि आया स्टिल सम इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। इज कंसर्न डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन हम इसे कहेंगे कि आपने कोई सेट स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया वगैरह रखा हुआ है और बच्चे की परफॉर्मेंस आप उसके अगेंस्ट देखते हैं कि इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, तो यू आर डूइंग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये होगी कि आप बीच में देख लें, बीच में आपके जहन में कोई खाका होगा, कोई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, उनके अगेंस्ट कोई चेकलिस्ट होगी, उनके अगेंस्ट देखते जाएं कि आया अकॉर्डिंगली चीज़ जा रही है कि नहीं जा रही। और समेटिव इवैल्यूएशन एट द एंड रिजल्ट जो भी आपके जहन में जो डिजायर्ड आउटकम था, तो उस डिजायर्ड आउटकम के अगेंस्ट आप बच्चे की परफॉर्मेंस को देख ले कि आया उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। सो यू आर डूइंग समेटिव इवैल्यूएशन। सो वंस अगेन टेलिंग यू पीपल कि पर्पस हमें बताएगा कि वेदर वी आर डूइंग द असेसमेंट और द इवैल्यूएशन। और एग्जामिनेशन तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि इट इज जस्ट द प्रोसेस थ्रू विच वी आइडेंटिफाई और वी कम टू नो वेदर a student to be promoted to the next grade or not. एक और मैं इजाफी बात इस स्टेज पे बता दूं कि आमतौर पर हम मार्क्स को देखते हैं और असेसमेंट के रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर कि एक टेस्ट के अंदर बच्चे ने कितने मार्क्स ले लिए, तो दैट इज द असेसमेंट, दैट इज द असेसमेंट एट ऑल। जब आप रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, उस रिजल्ट की एनालिसिस करते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड असेसमेंट। मिसाल के तौर पर बच्चे ने 70 मार्क्स ले लिए, आप कहते हैं स्टिल एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, और उसके बेस पर डिसाइड करते हो कि नो बच्चे की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। अब 70 इज टेलिंग यू नथिंग एट ऑल। व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू एनालाइज द रिजल्ट एंड देन कम अप विद सजेशंस फॉर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। मिसाल के तौर पर आपने पर्चा ले लिया, 70 मार्क्स बच्चे के आ गए, तो 70 इज टेलिंग यू नथिंग एट ऑल। आपने एक लफ्ज सीखना है और एक प्रोसेस को सीखना है जिसको कहते हैं आइटम वाइज एनालिसिस। आपको हेल्प करती है कि आप मखसूस एरिया को आइडेंटिफाई कर ले किसी बच्चे के परफॉर्मेंस के अंदर। मिसाल के तौर पर आपने क्वेश्चन पेपर ले लिया और उसके अंदर 5 क्वेश्चंस थे और हर एक अलग अलग कंसेप्ट को देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 एक कंसेप्ट को, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे को, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे को। चलिए एक मिसाल में दे देता हूं, अगर इंग्लिश का पेपर हो तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो रीडिंग एंड थिंकिंग से मुतालिक किसी कंसेप्ट के मुतालिक था। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो राइटिंग के मुतालिक था। क्वेश्चन जब नंबर 3 जो था वो ग्रामर या वोकैबुलरी के मुतालिक था।
अब आपने आइटम वाइज एनालिसिस करनी है, तब जाकर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एरियाज हैं जिनके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। आप क्वेश्चन नंबर 1 के अगेंस्ट सारे बच्चों के मार्क्स को इकट्ठा कर ले, नीचे लिख ले कि टोटल मार्क्स कितने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अगेंस्ट मार्क्स देख ले नीचे के कितने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सारे बच्चों के मार्क्स इकट्ठे करके क्वेश्चन नंबर 3 के अगेंस्ट आप टोटल कर ले। जब आप टोटल कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल है जिसके अगेंस्ट मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस कमजोर है। अब आप कोशिश करेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम पढ़ाएं तो आप सिर्फ उस एक एरिया पर ज्यादा फोकस करेंगे जहां पर उनकी परफॉर्मेंस कमजोर थी, जबकि दूसरे एरियाज जहां पर उनकी परफॉर्मेंस निस्बतन ठीक थी तो उन पर इतना ज्यादा आप स्ट्रेस नहीं देंगे। दैट इज द रियल सेंस ऑफ द असेसमेंट। और इस तरीके से आप रिजल्ट एनालिसिस के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं वीक एरियाज को और फिर इनको इंप्रूव कर सकते हैं। सो आइटम वाइज एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट to be understood by the teacher and it will help you, it will save your time in the way कि आप बजाय इसके कि पूरा का पूरा चैप्टर दोबारा से पढ़ाएं तो आप किसी मखसूस कंसेप्ट को या मखसूस एरिया पर फोकस करेंगे और उसको पढ़ाएंगे। सो इट विल हेल्प यू a lot to analyze the data easily and then to identify the weak area as well as to teach accordingly। so सारा चैप्टर पढ़ाने की बजाय आप वो मखसूस कंसेप्ट जो है फिर पढ़ाएंगे। होपफुली इन मिसालों से आप लोगों को असेसमेंट, एवेल्युएशन और एग्जामिनेशन के बीच में डिफरेंस समझ आई होगी। आपका बहुत शुक्रिया।